दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें एक दूसरे देश से भागकर आया व्यक्ति इल्लीगल हथियारों का सौदागर बनता है, जिसके हथियारों में इतनी ताकत थी कि वो किसी भी देश की सरकार या किसी भी देश का तख्ता पलट कर सकते थे। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं चारों तरफ गोलियों के खोखे पड़े हैं, जिनके बीचों बीच एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम है बच्चन बिकाऊ। कहता है इस पूरी दुनिया में हमारी आज की पॉपुलेशन के हिसाब से 12 लोगों में से सिर्फ एक बंदे के पास हथियार है, जो कि अपमानजनक है। मैं उन 11 लोगों को भी हथियार देना चाहता हूं ताकि सभी को पता चले कि वो क्या कर सकते हैं। अब आप लोगों ने सुना तो होगा ही, गोली गोली पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो चलो देखते हैं एक गोली की छोटी सी कहानी, जिसके खोखे को एक कारखाने में प्लेन शीट से काटा जाता है, फिर एक मशीन से उसे गोल किया जाता है, फिर उसमें बारूद भर के टिप लगा दी जाती है, जिसके बाद एक एक गोली की अच्छे से जांच की जाती है कि वो जान ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। अगर नहीं तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। खैर, अपनी गोली क्वालिटी टेस्ट पास कर लेती है तो उसे बाकी गोलियों के साथ पैक करके अफ्रीकन कंट्रीज में भेज दिया जाता है, जहां सिविल वॉर गृह युद्ध चल रहा है। एक बंदा अपनी वाली गोली उठाकर उसे मैगजीन में डालकर बंदूक से अटैच करता है, जो अपना निशाना ढूंढती है और उस तरफ निकल पड़ती है, जो इस बच्चे की खोपड़ी खोलकर ही रुकती है। तो ये कहानी थी एक गोली के पूरे जीवन की। ये साल 1982 है, जिसमें हम बच्चन बिकाऊ को देखते हैं, जो कि अभी तक एक शरीफ लोंडा है और अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट चलाता है। बापू कहता है जा बेटे दूसरे वाले रेस्टोरेंट में देख के आ, आज उनकी फेवरेट डिश कौन सी है, ताकि हम कॉपी मार सकें। जिस पर बच्चन बिकाऊ जैसे ही उस रेस्टोरेंट में एंटर होता है, उसके साथ साथ 2 बंदूकधारी भी अंदर घुस जाते हैं, जो एक व्यापारी को टपकाने के लिए उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। और जब वो रुकते हैं अपनी गन को रिलोड करने के लिए, तभी वो व्यापारी अपनी माउजर निकालता है और उन्हें पेल देता है, जो देखकर बच्चन को एहसास होता है कि यार अगर चीचा के पास माउजर नहीं होती तो आज वो यही निपट जाता। मैं रेस्टोरेंट का बिजनेस चला सकता हूँ, पर मुझे वो नहीं चलाना। अब से मैं यही बिजनेस करूंगा और आखिरी सच बेचूंगा, जो है मौत। मैं मौत बेचूंगा। पर ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि मैं सड़कों पर चल रहे भंडारे में हलवा बेचने नहीं निकला था। काफी दिनों बाद बहुत सारी मशक्कत के बाद मैं एक डीलर से मिला, जिसको मैंने ऊजी सब मशीन गन बेची। पहली बार गन बेचने का एहसास वैसा होता है जैसा पहली बार किसी लड़की की लेते वक्त होता है। आपको नहीं पता होता क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि एक्साइटमेंट ही इतनी होती है और जब तक आप कुछ समझ पाते हो तब तक आपका घोड़ा थूक फेंक चुका होता है। खैर, ये बिजनेस आइडिया बच्चन बिकाऊ अपने छोटे भाई को बताता है और वो भी इसमें घुसने के लिए तैयार हो जाता है। बच्चन कहता है चूतिए अखबार भी पढ़ लिया कर, देख लोग रोज एक दूसरे को मारने में लगे हैं, पर अफसोस की बात तो ये है कि उन लोगों के पास मेरे हथियार नहीं है। भाई कहता है फिर तू हथियार की दुकान क्यों नहीं खोल लेता। वो कहता है नहीं, यहाँ अमेरिका में मैकडोनल्ड से ज्यादा हथियार की दुकानें हैं, जिनको मार्जिन के नाम पर झाटका बाल भी नहीं मिलता, कमाई ना के बराबर होती है। जानता है असली कमाई कहाँ से होती है? युद्ध से, 2 देशों की बड़ी बड़ी लड़ाइयों से। आगे कुछ टाइम बाद दोनों भाई एक हथियारों की प्रदर्शनी में जाते हैं, जहाँ उन्हें मिलता है ताऊ चुनचुन वाला, जो उस समय का बहुत बड़ा गन सप्लायर था और एक तरफ के लोगों को ही गन सप्लाई करता था। बच्चन बिकाऊ कहता है सर मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें और दोनों तरफ के लोगों को गन बेचें, जैसे कि 2 देशों की लड़ाइयों में हम दोनों तरफ गन बेचें, जिससे हमें मोटा मुनाफा होगा। ताऊ चुनचुन वाला कहता है मैं तुम जैसे लोगों से हाथ नहीं मिलाता जिनका कोई ईमान धर्म नहीं होता, क्योंकि वोट देने से सरकार नहीं बदलती, गोलियों से सरकार बदलती है। आगे 1 साल बीत जाता है, जिसमें बच्चन बिकाऊ अभी भी किसी बड़ी डील के इंतजार में था, जिसमें उसको मिलती है लेबनान और बैरूत की जंग में अमेरिकन सोल्जर द्वारा यूज की हुई बंदूकों की अनगिनत संख्या, जिनको अमेरिकन कभी वापस लेने नहीं आएंगे, क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। जिस भी देश से वो अपनी सेना को वापस बुलाते हैं, उनके हथियारों को वहीं छुड़वा देते हैं, ताकि उनके जाने के बाद भी लड़ाइयाँ चलती रहे, कोई सुखी ना रहे, किसी का भी भला ना हो। खैर, बच्चन के लिए तो ये फायदे वाली बात थी, जिसमें वो उन बंदूकों को अपने लाए हुए ग्राहकों से पर पीस के हिसाब से नहीं, $5000 प्रति किलो के हिसाब से बेचता है, जिससे उन दोनों भाइयों को बहुत बढ़िया वाला कमीशन मिलता है। आगे बच्चन इजरायलियों द्वारा बनाई हुई बंदूकों को मुस्लिम से बेच देता है, कम्युनिस्टों द्वारा बनाई बंदूकों को फ्रांसीसियों को बेच देता है, मतलब कि गधेड़ा दुश्मन से खरीद के दुश्मन को ही बेच देता है। वो अपनी बंदूकें अफगानिस्तानियों को भी बेचता है, ताकि वो रशिया और अमेरिका से लड़ सके। पर उसे एक बात का मलाल हमेशा रहता है कि वो कभी ओसामा बिन लादेन को हथियार नहीं बेच पाया। पर जो भी हो, 80 का दशक खत्म होते होते बच्चन
बच्चन बिकाऊ के हथियार पूरी दुनिया के 10 बड़े वॉर जोन में से 8 बड़े वॉर जोन में यूज किए जा रहे थे, जिनके जरिए लोगों को परमात्मा से मिलाया जा रहा था। और लोग कहते हैं आदमी का हौसला और औरत का घोंसला दुनिया में कुछ भी करवा सकता है, पर नहीं, क्योंकि बच्चन बिकाऊ का एक एक बेका हुआ हथियार करवा सकता है। उसने अब तक इतना पैसा कमा लिया था जितना हम सोच भी नहीं सकते, तो बताने का कोई फायदा ही नहीं। उसके पास बहुत सारे पासपोर्ट थे जिनको वो इस लोहे के डब्बे में छुपा कर रखता था, और जिस भी देश में हथियार बेचने जाता था वहां का पासपोर्ट अपने पास रख लेता था। सिर्फ 3-4 सालों में ही बच्चन इतना बड़ा हो चुका था कि कई देशों की लड़ाइयां सिर्फ उसी पर डिपेंडेंट थी। उसके हथियार आएंगे तभी किसी को गोली लगेगी, वरना सभी जिंदा घूमेंगे। उन्हें जिस भी हथियार की, जिस भी गोली की, जिस भी मिसाइल की, जिस भी टैंक की जरूरत होती, बच्चन बिकाऊ उन्हें कर देता था, और वो भी वाजिब रेट पर। अंधाधुन पैसा और बेशुमार नाम होने से उसको अब लगने लगा था कि अथॉरिटी वालों की उस पर नजर है, इसीलिए वो अपने ग्राहकों से कोड वर्ड में बात करता था। एक दिन जब वो कई करोड़ों का माल लेकर कोलंबिया जा रहा था, तब अथॉरिटी वाले उसे रंगी गींड पकड़ने के लिए उसके जहाज पर आ जाते हैं, लेकिन वो साले बहुत स्लो थे, क्योंकि अपने बच्चन बिकाऊ को इसकी खबर पहले ही लग गई थी, इसीलिए उसने अपने शिप का नाम बदलवा दिया था। परंतु ऑफिसर रसगुल्ला एक अलग ही लेवल का खिलाड़ी था। उसे पता था कि ये सातिर दिमाग वाले क्रिमिनल क्या क्या चाल चल सकते हैं, जिसमें वो एक एक कंटेनर को खुलवा के देखता है, जिनके अंदर उसे सिर्फ लेज कंपनी के सड़े हुए आलू भरे हुए मिलते हैं, जो देखकर रसगुल्ला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उन्हें एक और टिप मिलती है कि वो जिस जहाज को ढूंढ रहे हैं वो दूसरी दिशा में है, जबकि वो जहाज यही था जिसकी उन्हें तलाश थी, क्योंकि उन आलुओं के नीचे M16 के बड़े बड़े बॉक्स थे। बच्चन बिकाऊ हमेशा बड़े बड़े लोगों से डील करता था, जो वॉरलॉर्ड होते थे, डिक्टेटर होते थे, अंधा कानून चलाते थे, क्योंकि वो चाहे कितने भी खूनी या दरिंदे क्यों ना हो, पर वो हमेशा अपने बिल का भुगतान जरूर करते थे। जैसे कि ये घोचू पैसे देने की बजाय उसे कई किलो ड्रग्स दे देता है, कहता है इसकी कीमत तेरे बिल की कीमत से 3 गुना ज्यादा है। वो कहता है तो मैं क्या करूं इसका, मुझे 3 गुना पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरे बिल के पैसे दे दे बस, मैं इनको कहां बेचता घूमूंगा। जो सुनकर उस दरिंदे को गुस्सा आ जाता है तो वो उसके पेट में गोली मार देता है। छोटा भाई तुरंत उस दरिंदे पर अपनी बंदूक तान देता है। बच्चन उसे गोली चलाने से रोकता है, कहता है बे साले, इसको मार दिया तो हमारा नाम खराब हो जाएगा, हमारा धंधा भी चौपट हो जाएगा, इसीलिए बंदूक नीचे कर। आगे 1 महीना गुजर जाता है और अब तक छोटे वाले भाई को उस फ्री वाली ड्रग्स की लत लग चुकी थी, जिसको बच्चन नशा मुक्ति केंद्र छुड़वा देता है। और जब वो वहां से वापस जा रहा था तब वो एक खूबसूरत मॉडल का एडवर्टीजमेंट बोर्ड देखता है, जिस मॉडल को वो पिछले कई सालों से चाहता है। तब ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही पावर थी, पर अब उसके पास सब कुछ था, इसीलिए वो गुमनाम बनकर उसका फोटो शूट रखवाता है और जिस होटल में वो रुकती है उस पूरे होटल को खरीद लेता है, ताकि उन दोनों के बीच में कोई ना आ पाए। अब जैसा कि बच्चन को उम्मीद थी वो पट जाएगी, वो पट जाती है, पर अभी भी कसर बाकी थी, जो पूरी कर देता है ये प्राइवेट जेट। पूछती है बेबी आप धंधा क्या करते हो, जिस पर वो उसे वही पुराना घिसा पिटा डायलॉग चपेक देता है कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ, जो ये घटिया सी बकवास सी दिखने वाली मॉडल मान भी जाती है। कुछ समय बाद दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं और फिर 2-3 साल चुटकियों में गुजर जाते हैं, जिसमें बच्चन बिकाऊ का अब तक एक बच्चा भी हो चुका है, जिसके पहली बार चलने की खुशी से ज्यादा बच्चन को रशिया के कोल्ड वॉर खत्म होने की खुशी थी। हालांकि सबको लगता था कि अब बच्चन बिकाऊ का धंधा कछुए के माफिक मंदा हो जाएगा, पर अजी मेरा घंटा, उसके दिमाग में अलग ही प्लान था, जिस प्लान को अंजाम देने के लिए वो फटाफट रशिया पहुंचता है और मेजर जनरल दिमित्री से मिलता है, जिसको वो पैसे का लालच देता है और उसे सरकारी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर करता है। वैसे मजबूर तो नहीं करता, पैसे के लालच से ही काम बन जाता है, जिसमें वो 40,000 ऑन रिकॉर्ड AK-47 में से 10,000 AK-47 गायब करवा देता है। काफी सारे बड़े बड़े टैंक्स गायब करवा देता है, हैंड ग्रेनेड, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, RPG भी गायब करवा देता है और कुछ मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी गायब करवा देता है। जो सब खरीदने वाला वो अकेला नहीं था, और भी बहुत लोग आए थे, जिनमें से एक था ताऊ चुनचुन वाला, जिसने कभी उसके साथ पार्टनरशिप करने से मना कर दिया था, लेकिन इस बार बच्चन बिकाऊ उसे मना कर देता है, जिससे ताऊ चुनचुन वाला को खुंदक चढ़ जाती है, तो वो उसकी गाड़ी में बम लगवा देता है। परंतु किस्मत अच्छी होने की वजह से कार को बिना स्टार्ट किए ही वो उसे मेजर जनरल दिमित्री को गिफ्ट कर देता है, जिसको जैसे ही वो स्टार्ट करता है गाड़ी ब्लास्ट मार जाती है, जिससे बच्चन बिकाऊ को दुख तो बहुत होता है, पर दिमित्री के मरने से कुछ भी रुकता नहीं, क्योंकि वहां से $32 बिलियन के हथियार चोरी किए जाते हैं और उन्हें दोबारा बेचा जाता है, जो 20वीं सदी की सबसे बड़ी चोरी थी। सबसे ज्यादा प्रॉफिट बच्चन बिकाऊ को किसी भी हथियार से नहीं होता था जितना क्लासनिकोव बेचने से होता था, जो 1947 में बनाई गई थी। और आधे से ज्यादा लोग तो अब तक समझ गए होंगे कि मैं AK-47
AK-47 की बात कर रहा हूँ, जो इस पूरी दुनिया की मोस्ट पॉपुलर असोल्ट राइफल है, जिसको नए नवेले लोंडे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और भला क्यों ना करें, वो चीज ही ऐसी है, कभी टूटती नहीं, कभी फंसकर खड़ी नहीं होती, मतलब कि जैम नहीं होती, ओवरहीट नहीं होती। वो कीचड़ में सनी होने के बावजूद भी गोली चला सकती है, जो कोई और बंदूक नहीं कर सकती। उसको यूज करना इतना आसान है कि एक बच्चा भी दगादग गोली चलाकर 500 लोगों को ऊपर वाले के हवाले कर सकता है। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद रशिया द्वारा अगर कोई चीज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती थी तो वो थी क्लासनिकोव। वोडका, कैवियर, कच्चा तेल वगैरह तो उससे बहुत पीछे थे। बच्चन बिकाऊ की प्राइमरी मार्केट थी अफ्रीका, जिसमें 32 देश थे और 11 देश आपस में भसम भसाई करने में लगे थे। गृह युद्ध चल रहा था। जिन 11 देशों में से बच्चन सबसे ज्यादा लाइबेरिया में हथियार बेचता था, जिसके तानाशाह का नाम था बांगड़ सीमेंट, जो अपने बेटे से कहता है बच्चन बिकाऊ को यहाँ के सबसे मस्त वाले होटल में ले जाकर ठहरा दे और इसे 2 चिकनी चिकनी लोंडिया देना मत भूलना। जिस पर बांगड़ सीमेंट का बेटा वैसा ही करता है और उसे 2 स्टार होटल में ले जाता है, जिस पर काली कलूटी लड़कियां गोरी चमड़ी देखकर टूट पड़ती है। लेकिन बच्चन बिकाऊ पिघलता नहीं, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ हर 4 में से एक बंदे को एड्स है, चाहे फिर वो बच्चा हो या बूढ़ा। ऊपर से साला आसपास 200 किलोमीटर की रेंज में कहीं किंगडम भी नहीं मिलने वाला था वहाँ। अगले दिन बांगड़ सीमेंट उसे अपने किले में बुलवाता है और कहता है बंदूकों की जितनी कीमत तू मांग रहा है उतनी कीमत मैं तुझे नहीं दे सकता। जो सुनकर बच्चन बिकाऊ गिड़गिड़ाने लगता है, अपने खर्चे वगैरह गिनवाने लगता है। बांगड़ सीमेंट कहता है ठीक है, मैं तुझे भुगतान करूंगा, पर पैसों के रूप में नहीं, इन कच्चे पत्थर के रूप में। वो कहता है ठीक है, ये चल जाएगा, और उसे बख्तरबंद गाड़ियों का, हथगोलों का, RPG वगैरह का, लॉन्चर वगैरह का लालच देता है, जिनको वो अगले हफ्ते डिलीवर कर सकता था। बांगड़ सीमेंट कहता है लोग मुझे मौत का देवता कहते हैं, पर हकीकत में वो देवता तू है। आगे एक दिन बच्चन की मॉडल वाइफ उसे कॉल करके बताती है कि नीचे कुछ लोग उनके डस्टबिन को खाली करके उनके अंदर ताका झाकी कर रहे हैं। वो कहता है तू डर मत मेरी जान, कुछ लोग मुझे ज्यादा पैसा कमाता देखकर खुश नहीं है, तू आराम से चद्दर तान के सो जा, कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत वाली बात तो थी, क्योंकि उन डस्टबिन की ताका झाकी और कोई नहीं, ऑफिसर रसगुल्ला कर रहा था, जो उन कटे हुए पेपर को लैब में ले जाता है और सही क्रम में लगाकर उनमें लिखे हुए मैसेज पढ़ता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि बच्चन की अगली डील कब और कहां होने वाली है। जिसमें जब वो एक कार्गो प्लेन से अपने हथियारों को बांगड़ सीमेंट को देने जा रहा था, तब एक फाइटर जेट उन पर हमला कर देता है, जो हमला ऑफिसर रसगुल्ला करवा रहा था। बच्चन बिकाऊ अपने पायलट से कहता है भिड़ के लिंडो, प्लेन को एयरपोर्ट पर नहीं यहीं जंगल में उतार दो, क्योंकि हम एयरपोर्ट गए तो खेल खत्म समझो, हमारे पास बहानचो किसी भी हथियार का लाइसेंस नहीं है। जो सुनकर पायलट वैसा ही करते हैं और एक कच्ची सड़क ढूंढकर वहीं गरीब लोगों के ऊपर ही उसे उतार देते हैं। बच्चन बाहर आता है और वहां घूम रहे सभी लोकल गांव वालों से कहता है मैं फ्री में हथियार बांट रहा हूं, आ जाओ भेजड़े वालों, भंडारा चल रहा है AK-47 RPG रॉकेट लॉन्चर का। जिस पर देखते ही देखते 10 मिनट के अंदर पूरा प्लेन खाली हो जाता है और गांव वाले भी वहां से गायब हो जाते हैं, वो अलग। थोड़ी देर बाद ऑफिसर रसगुल्ला वहां आता है, जिसको प्लेन में झटका बाल भी नहीं मिलता, तो वो समझ जाता है कि बच्चन ने एक बार फिर से उसका चूतिया काट दिया। खैर बिना सबूतों के ऑफिसर रसगुल्ला उसे गिरफ्तार तो नहीं कर सकता था, पर 24 घंटों के लिए हिरासत में जरूर ले सकता था। जितने समय में बच्चन की डील रद्द हो जाती और जिस पार्टी को वो हथियार देने जा रहा था उस पार्टी के लोग बिना हथियार के मारे जाते। ऑफिसर रसगुल्ला बच्चन की अकल ठिकाने लगाने के लिए उसे अपने साथ नहीं ले जाता, वहीं छोड़ जाता है कि कल आकर तुझे उठाऊंगा। कुछ समय बाद धीरे धीरे समय बीतता है, शाम हो जाती है, फिर शाम से रात होने लगती है और रात से सुबह हो जाती है, जिसमें वो गांव वाले मात्र 12 से 20 घंटे में उसके प्लेन के पुर्जे पुर्जे उखाड़ ले गए थे। ऑफिसर रसगुल्ला उसे लेने आता है और शहर में ले जाकर छोड़ देता है, जहाँ से बच्चन बिकाऊ सीधा अपने होटल में पहुंचता है, जहाँ बांगड़ सीमेंट पहले से मौजूद था, जो उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। कहता है मैं तुझसे मिलवाना चाहता हूँ चुन वाला को, जो मेरे दुश्मनों को हथियार तो बेच ही रहा है, साथ में इसने मुझे भी हथियार बेचने की कोशिश की, वो भी तेरी गैर मौजूदगी में, इसीलिए तू ही इसे मारेगा, मैं नहीं। बच्चन कहता है नहीं, मैं नहीं मारूंगा। बांगड़ सीमेंट कहता है मारेगा तो बेटा तू ही, और उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ से गोली चलवाता है कि सालो गोरो, तुम्हें अपना बदला तो लेना है, पर किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर। उधर ऑफिसर रसगुल्ला बच्चन की मॉडल वाइफ को पकड़ लेता है और उसे सब कुछ बता देता है, ये सोचकर कि वो उसकी मदद करेगी। पर अजी मेरा घंटा, वो कैसे मदद करेगी जब उसे आज तक यही लगता था कि बच्चन बिकाऊ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है। कुछ दिन बाद बच्चन जब घर आता है तो वो उस पर भड़क पड़ती है और कहती है अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो ये सारा काला काम धंधा छोड़ दे, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हमें और नहीं चाहिए। बच्चन कहता है मेरी जान मेरी बुलबुल, पैसे की बात नहीं है, बात ये है कि मुझे और कुछ नहीं आता, मैं इसमें बहुत ज्यादा
ज्यादा अच्छा हूँ। आगे 6 महीने गुजर जाते हैं जिसमें बच्चन अपने बच्चे और अपनी वाइफ के लिए बदल जाता है, एक जेंटलमैन बन जाता है। पर जैसा कि उसने कहा था उसे हथियार बेचने के अलावा और कुछ नहीं आता, तो वो एक एक करके सारे धंधों में फेल हो जाता है। एक दिन बांगड़ सीमेंट को अमेरिकन गवर्नमेंट कुछ डील करने के लिए बुलाती है, जिनसे मिलने से पहले वो बच्चन बिकाऊ से मिलने आता है और कहता है भाई जब से तू गया है ना तब से लेकर अब तक तेरे जैसे हथियार बेचने वाला कोई नहीं आया, कम से कम तू मेरे लिए एक डील तो कर ही सकता है। जो कहकर वो उसे एक हीरे का बड़ा भारी भरकम टुकड़ा देता है और अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। जो हीरे का टुकड़ा बच्चन बिकाऊ को एक आखिरी डील करने के लिए मजबूर कर देता है, जिसमें वो अपनी वाइफ से झूठ बोलता है और अपने कंटेनर से अफ्रीकन पासपोर्ट वगैरह लेकर बेखौफ निकल पड़ता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वाइफ उसका पीछा कर रही है। जो उस कंटेनर के पास जाती है और ताले में अपने बेटे की जन्म तिथि वाला कॉम्बिनेशन डालकर उसे अनलॉक कर लेती है, जिस कंटेनर में उसे मिलते हैं बहुत सारे पासपोर्ट, बड़ी बड़ी बंदूक के पैसे वगैरह बहुत कुछ। उधर बच्चन बिकाऊ अपने भाई के साथ हथियार लेकर बांगड़ सीमेंट से मिलता है, कहता है मुझे मेरी पेमेंट दे और फटाफट यहाँ से रवाना कर। वो कहता है ये हथियार मेरे लिए नहीं है, मुझे बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश में मेरे आदमियों के पास भेजने हैं, इन्हें वहाँ पहुँचा दे और फिर तू जा सकता है, जो काम ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि मेरा बेटा तेरे साथ जाएगा। आगे वो हथियार लेकर जल्द ही बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं और डील जब फाइनल होने ही वाली थी तभी छोटा भाई देखता है कि जिन लोगों को वो हथियार बेच रहे हैं वो लोग बच्चों और औरतों पर भी दया नहीं करते, जिस बात से उसकी आत्मा पिघल जाती है। तो वो अपने भाई से कहता है हम ये डील नहीं करेंगे। बच्चन कहता है भाई तेरी अकल क्या लोड़े चरने गई है, अगर हमने ये डील कैंसिल की तो ये लोग हमें मार देंगे और फ्री में हमारे हथियार ले लेंगे, और रही बात लोगों को मारने की तो हम लोगों को नहीं मारते, हम सिर्फ हथियार बेचते हैं, हम अपने प्रोडक्ट के खरीदार को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं है। जो सुनकर छोटा भाई हथियारों से भरे ट्रक के पास जाता है और एक हथगोले वाला बॉक्स खोलता है, जिसको रोकने के लिए बांगड़ सीमेंट का बेटा आता है। तो वो उस पर हमला करके हथगोले को ट्रक में फेंक देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और सारे हथियार जलकर खाक में मिल जाते हैं। छोटा भाई दूसरे वाले ट्रक को भी ब्लास्ट करने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले ही अफ्रीकन उसको गोलियों से भून डालते हैं, जिन कालियों को बच्चन रोकना तो चाहता था पर नहीं रोक सकता था, क्योंकि अगर वो वैसा करता तो वो उसे भी कुत्ते की मौत मार देते। खैर भाई का अफसोस उसे खाए जा रहा था, पर फिर भी वो डील को फाइनल करता है, जिसमें अब उसे सिर्फ आधे हीरे ही मिलते हैं क्योंकि एक ट्रक ब्लास्ट हो गया था। आगे वो अपने भाई के शरीर को किसी नीम हकीम के पास ले जाता है, जिससे वो सारी गोलियां निकलवाता है और एक नकली डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाता है ताकि वो अपने भाई को घर ले जा सके। लेकिन जब किस्मत खराब होती है ना तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता पाड़ लेता है। उसी तरह से एयरपोर्ट पर जब स्कैनिंग होती है ना तो नीम हकीम से एक गोली जो छूट गई थी वो स्कैनर में आ जाती है और बस इतनी सी बात पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जहाँ सबसे पहली कॉल वो अपनी वाइफ को करता है, जो उससे कहती है अपनी घीण मरवाले बीहड़ के लिंड में तुझे छोड़कर जा चुकी हूँ। फिर वो अपने माँ बाप के पास कॉल करता है, जो उससे कहते हैं हमारे दोनों बेटे मर चुके हैं, हमारा कोई वास्ता नहीं तुमसे। आगे उससे मिलने ऑफिसर रसगुल्ला आता है और कहता है बेटा अब तू नहीं बचेगा, हमारे पास एक पूरा का पूरा ट्रक भर के सबूत है तेरे खिलाफ, तू पूरे जीवन जेल में रहेगा, जेल से कभी बाहर नहीं निकलेगा, जो सारे सबूत हमें तेरी वाइफ ने दिए हैं। बच्चन पूछता है तुच्छ प्राणी तुझे क्या लगता है तू मुझे जेल भेज सकता है? नहीं, तेरी औकात ही नहीं। थोड़ी देर बाद यहाँ एक कॉल आएगी, तू हाजी पापा करके फोन उठाएगा और हाजी पापा करते हुए ही मुझे छोड़ देगा। मैं एक सेकंड भी जेल में या कोर्ट रूम में नहीं बिताऊंगा, क्योंकि मैं उन लोगों को हथियार बेचता हूँ जो हमारे दुश्मनों के दुश्मन है, मतलब कि हमारे दोस्त हैं। तुझे क्या लगता है मैं गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करता? मैंने बहुत बार इलीगल हथियार सप्लाई किए हैं अपनी सेना को, वो भी उस समय जब उन्हें उनकी जरूरत थी, जो हमारी गवर्नमेंट उन तक कभी नहीं पहुंचा सकती थी क्योंकि उन्हें परमिट की जरूरत पड़ती, और मैंने वो बिना परमिट के ही किया, इसीलिए गवर्नमेंट में मेरी बहुत ऊपर तक पहुंच है। तू कह सकता है कि मेरा गवर्नमेंट में सिक्का चलता है, नाम ही काफी है। देख ऑफिसर रसगुल्ला, तू मान सकता है कि मैं बुरा आदमी हूँ, पर मैं वो बुरा आदमी हूँ जिसकी जरूरत है। मैं नहीं तो मेरी जगह कोई और होगा, पर कोई तो जरूर होगा। थोड़ी देर बाद एक ऑफिसर आता है और बच्चन बिकाऊ को रिहा कर दिया जाता है। जिस ऑफिसर को पैसे देने की बजाय बच्चन बिकाऊ उससे सूटकेस भर के पैसे लेता है और अपने धंधे में वापस उतर आता है, क्योंकि वो इसी में अच्छा था जो अब सहारा में इलीगल हथियार बेच रहा है। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।